हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम एटम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। एटम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो एटम चैप्टर के अंदर चाहे आप एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल उठा लो, चाहे ऑल इन वन का न्यूमेरिकल उठा लो, चाहे आप ऐसे लरोरा का न्यूमेरिकल उठा लो, है ना, सीबीएसई से लेके मतलब स्टेट बोर्ड के बीच में जो भी न्यूमेरिकल एटम चैप्टर से बन रहे हैं ना, उसकी समरी कराने वाला हूँ। सारे न्यूमेरिकल्स है ना यहाँ पे, सब न्यूमेरिकल्स इतने एक सारे तरीके से करा दूंगा। मतलब आपका ये टॉपिक हो जाएगा एकदम भन्नाट, आपको पूरी टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहले क्या करते हैं हम, सारे जो जितने भी फॉर्मूला है ना, वो सारे फॉर्मूला के लिस्ट बना देते हैं। इस जगह पे हम बना देते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे यहाँ पे। तो हमने पहले पढ़ रखा था, पहला हमने ना सबसे फॉर्मूला शुरुआत कहाँ होती है, बोहर एटॉमिक मॉडल से। तो बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके पहले ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो पॉइंट था बेटा जहां पे काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल अपनी सारी के सारी काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता था, पोटेंशियल एनर्जी में, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर नॉट। Q1 क्या था बेटा, अल्फा पार्टिकल 2e, है ना, 2e। और Q2 क्या था बेटा, Q2 था वो ZE। काम खत्म। और सेकंड इसमें बेटा, इसमें है ना सीबीएसई में और नीट में अच्छा सा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो सेकंड। अच्छा, तो गुजरात बोर्ड में भी डाल देते हैं कि कोई मतलब गुजरात बोर्ड की बात कर लो या स्टेट बोर्ड की बात कर लो तो डाल देते, कुछ भी डाल देते, इनका कोई नक्की नहीं रहता एमसीक्यू में क्या डाल देंगे। चलो अब हमने रेडियस पहले निकाली थी। रेडियस का आंसर कितना आया था, 0.53 n² बाय z एंगस्ट्रॉम में, मतलब 10 to the power -10, 10 to the power -10 लिख दो, -10 मीटर। चलो सेकंड वेलोसिटी आई थी 2.18 इंटू 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकंड। और क्या आया था बेटा, और जो है ना हमारी एनर्जी आई थी। हमें पता था कि जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी से डबल और माइनस में होती है। ठीक है, और टोटल एनर्जी हमने देखा था, टोटल एनर्जी किसके बराबर थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी। ठीक है, ये चीज। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, टोटल एनर्जी कह दो या ई कह दो, है ना, एनर्जी। चलो इसका फॉर्मूला आया था -13.6 z² बाय n²। इसमें आया था इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, जूल नहीं, बहुत ध्यान से पकड़ना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो अब लिखने जा रहा हूं फोटोन फॉर्मूला। फोटोन फॉर्मूला, फोटोन पे लगने वाले फॉर्मूला। फोटोन पे लगने वाले फॉर्मूला क्या होते हैं बेटा, E इज इक्वल टू दो फॉर्मूला होते हैं, hc बाय लैम्बडा और डेल्टा E इज इक्वल टू hf। ये दो फॉर्मूला होते हैं। एक रिडबर्ग कांस्टेंट से एक न्यूमेरिकल बनता है ना। रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए क्या करना होता है बताते हैं, उसमें न्यूमेरिकल करते करते उसके बीच में बता देंगे ताकि आपको वही चीज वहां पे क्लियर हो जाए। चलो डन। क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल जो है, मान लो अल्फा पार्टिकल को मैंने कितनी एनर्जी से भेजा, उसे काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसकी तरफ, मान लो गोल्ड पे तरफ, गोल्ड फॉइल पे भेजा जा रहा है बेटा, है ना, गोल्ड फॉइल पे। तो कितना पास में जाएगा, तो जाहिर सी बात है बेटा, अल्फा पार्टिकल के कितना पास में जाएगा, तो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होता था बेटा, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, पोटेंशियल एनर्जी में। आर नॉट यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, आर नॉट इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर काइनेटिक एनर्जी। चलो Q1 कितना होगा तुम्हारा, अल्फा पार्टिकल, तो 2e हो गया, और Q2 कितना होगा, ZE, चलो रख दिया जाए भाई, है ना, 2ZE² हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब काइनेटिक एनर्जी जो दी है वो किसमें दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी जो दी है बेटा किसमें दी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा मतलब 10 to the power 6। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए क्या करना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना होता है ई से। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है
तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ई से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती ना, वो किसे 1.6 × 10⁻⁻19 जो वैल्यू होती है इससे मल्टीप्लाई करना होगा। चलो आइए वैल्यू रखते हैं। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, 2 का 2, जेड गोल्ड का जेड कितना होता है 73 होता है, चलो 73, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी बेटा 10 × 10⁻6 और यहाँ पे 1.6 × 10⁻19। एक ये पूरा कट जाएगा इससे और जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा R0। आइए आंसर निकाल लेना, ठीक है। ये आंसर आएगा फर्मी मीटर के आसपास में आएगा, 10⁻15 में आएगा। कितना आएगा 14 से 15 के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए हो गया। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाया जा रहा है बेटा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल फटाफट इसे कर लीजिए। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाने जा रहा हूँ 1 2 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ बेटा फटाफट, ठीक है। चलो चलो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड R1 R2 R3 V1 V2 V3 T1 T2 T3 F1 F2 F3 फॉर हाइड्रोजन एटम। R1 R2 R3 V1 V2 V3 दिखाई दे रहा है, कट रहा है। चलो R1 R2 R3 V1 V2 V3 T1 T2 T3, ठीक है। और क्या होता था T1 T2 F1 F2 F3। ये इसमें से कोई भी चीज पूछ लेते बेटा, है ना। तो ये देख लो कुछ कुछ है नहीं, मतलब टाइम पास है वाला क्वेश्चन था। रेडियस का फॉर्मूला क्या दिखा है R इज इक्वल टू, ये R0 नहीं R होता है ना, R का फॉर्मूला क्या है R n लिख दो चलेगा, R n 0.53 n² × 10⁻⁻10 मीटर। R1 चाहिए। ये किसके लिए बात चल रही है बेटा, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात चल रही है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे ही क्वेश्चन आते हैं। पूरी एनसीईआरटी सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे ही क्वेश्चन बनाती है और इसी वजह से पूरे हाइड्रोजन एटम पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो हाइड्रोजन एटम हो गया। हाइड्रोजन एटम का जेड कितना होता है बेटा 1। R1 0.53, n कितना होता है 1 का स्क्वायर और z भी तुम्हारा 1 है और 10⁻⁻10। आंसर आ गया 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर। R2 चाहिए 0.50, z तो 1 हो गया, कोई काम ही नहीं बेटा। ये हो गया 2 का स्क्वायर। सेकंड सेल में n की जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। 0.53 n की जगह पे 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 10⁻⁻10 मीटर। मिल आया R1 R2 R3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब V1 V2 V3 निकालो। V का फॉर्मूला क्या ये रहा 2.18 × 10⁻⁻6 2.18 × 10⁻6 सॉरी स्लिप ऑफ टन हो गया Z/n मीटर पर सेकंड। डन। अभी V1 चाहिए। V1 निकालने के लिए क्या करना होगा 2.18। देखो Z तो 1 है, Z को निगलेक्ट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय 1 आ गया मीटर पर सेकंड। V2 चाहिए 2.18 10⁻6 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड आधी हो गई। V3 चाहिए 2.18 × 10⁻6 n की जगह पे क्या रख दूंगा 3 रख दूंगा, नीचे 3 मीटर पर सेकंड। हो गया तुम्हारा R1 मिल गया, V1 मिल गया। T1 की बात कर लीजिए। T1 की बात की जाए तो T1 कितना आएगा बेटा देखो। अब देखो ये T1 V1 सब निकालने के लिए ना सिंपल सा तरीका बताऊंगा ना, बस ऐसे निकाल लेना। सारा जो तरीका बता रहा हूं ना बेटा 100% राइट है। यहां से लेके अगर कोई भी क्लासेस में हो, कहीं पे भी बेटा ना, कोई भी मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड से हो जाए, कहीं पे भी बोर्ड एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तरीका गलत नहीं है, कोई भी तरीका गलत नहीं है, ठीक है। चलो
स्पीड क्या होती है, v इज इक्वल टू 2πr/t। इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक चक्कर लगाया 2πr जितना, टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड, और v निकाल, टाइम पीरियड चाहिए बेटा 2πr/v, t1 चाहिए 2πr1/v1, t2 चाहिए 2πr2/v2 और t3 चाहिए 2πr3/v3। आपको यहां से r1 मिलेगा, वैल्यू रखो, v1 मिलेगा, वैल्यू रखो, आपका आंसर हो गया। r2 मिलेगा, v2 की वैल्यू रखो, r3 और v3 की वैल्यू यहाँ पे रखो, आपको तीनों वैल्यू मिल जाएंगी। समझ में आ गया बेटा? ये आपका हो गया टाइम पीरियड, वो रखा था। और ये टाइम पीरियड किसका है बेटा, ये टाइम पीरियड है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जब इस सेल के अंदर घूमेगा तो उसे घूमते हुए कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पीरियड उस चीज का है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी मतलब होती है टाइम पीरियड का उल्टा। ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, f1 चाहिए तो 1/t1 कर दो, f2 चाहिए तो 1/t2 कर दो, और f3 चाहिए तो 1/t3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, खत्म, बल्ले बल्ले हो गए। आपको जो चाहिए डिवाइड कर दो बेटा, t1 डिवाइड करोगे t2 को उल्टा करोगे f2 मिल जाएगा, और t3 को उल्टा करोगे बेटा f3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत? बस यही था इतना। चलो सेकंड क्वेश्चन था, फटाफट ये था बोहर एटॉमिक मॉडल पे, इसे फटाफट कॉपी कर लिया जाए बेटा। ठीक है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन ले जा रहे हैं, फटाफट लगाइए बेटा। हो गया ना ये वाला? चलो पल दो पल कि ये क्यों है जिंदगी, इस प्यार को ही सर्दियां काफी नहीं, खुदा से मांग लो एक मोहब्बत एक नई। चलो बेटा हो गया। देखो ये ना हमने क्या पढ़ रखा था, कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो काइनेटिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे न्यूमेरिकल हो गया, आर निकालना, वी निकाला, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला, फलाना निकाला, ठिकाना निकाला, हम देख रहे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे हमने इतनी सारी चीजें देख रखी। अगर गलती से काइनेटिक दिया है, ध्यान से देखना, ये करवा नहीं रहा, हो जाएगा आपसे। अगर काइनेटिक एनर्जी दी है तो पोटेंशियल उसका डबल होता है, अगर पोटेंशियल दिया है उसका आधा काइनेटिक होता है। चलो अब ये सीधी टॉपिक पे बढ़ते हैं, ट्रांजिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये सबसे हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है, ट्रांजिशन पे पढ़ते हैं, क्योंकि फोटोन वाला चैप्टर चल रहा है तो फोटोन पे ज्यादा न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, फोटोन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन थर्ड। इफ ट्रांजिशन टेक प्लेस इन हाइड्रोजन एटम from n is equal to 3 to n is equal to 1, find the wavelength and frequency of emitted photons। जो फोटोन बाहर आ रहा है ना, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमें निकालनी है। अच्छा ध्यान से देखना, है ना, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ध्यान से सुनो, फोटोन की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ निकालनी है ना। चलो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के लिए फोटोन के बारे में फॉर्मूला हमारे पास दो ही है, hc/λ और डेल्टा E इज इक्वल टू h और f। अगर आपको डेल्टा E मिल जाए ना, बस आपका काम हो गया। देखो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और ये n इज इक्वल टू 3। 3 पे एनर्जी कितनी होती बेटा, एनर्जी संज्ञा। चलो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, हाइड्रोजन एटम है ना, और ज्यादातर केस हाइड्रोजन एटम ही होता है बेटा, हाइड्रोजन पे ही होता है ज्यादातर। ये हाइड्रोजन,
अगर हाइड्रोजन के बारे में बोल रखा है तो बेटा हमें पता है Z इज इक्वल टू 1। चलो E1 कितना हो जाएगा, ये E1 जो हो जाएगा ना, ये तुम्हारा N इज इक्वल टू 1 है, ये N इज इक्वल टू 2 है और ये N इज इक्वल टू 3 है बेटा। चलो यहाँ पे एनर्जी लिख देता हूं E1 कितना हो जाएगा, देखो तुम्हारा Z1 कर दो, Z को कितना कर दो 1 कर दो, बचा क्या, बचा तुम्हारी एनर्जी कितनी आ गई 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर आ गया E1 है। चलो यहाँ पर हमको 13.6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, E2 कितना होता है बेटा 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, और E3 कितना होता है बेटा 13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर कितना होगा 13.6, इसका 3.4, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, और इसका कितना होता है 1.51। चलो इतनी एनर्जी आ रही है, बहुत बढ़िया। अब जंप कहां से कहां पे कर रहा है, 3 से लेके 2 पे, कहां से कर रहा है बेटा 3 से लेके 2 पे, 3 से लेके 2 पे कर रहा है बेटा, तो 3 पे एनर्जी कितनी है, ये रही 3 से लेके 2 पे। अब सर हम क्या करें डेल्टा E निकालना है, तो E1 माइनस E3 करे या E3 माइनस E1 करो। अब जो माइनस जो करो, चाहे जो माइनस जो करो, आपको जो करना है वो करो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है। चलो E3 माइनस E1 करो, E3 माइनस E1, E3 पे एनर्जी कितनी बेटा माइनस 1.51, माइनस 1.51, और E1 पे एनर्जी कितनी है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। अच्छा 13.6 में से 1.51 निकालो तो कितना आएगा बेटा, आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, बहुत बढ़िया। पर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में नहीं है। जूल में लाने के लिए क्या करना होगा 12.09 और E से मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 10 to the power माइनस 19, जूल में आ गया बेटा। चलो फॉर्मूला क्या कहती है बेटा, फॉर्मूला कहती है कि डेल्टा E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा, HC बाय लैम्बडा, HC बाय लैम्बडा, और लैम्बडा चाहिए बेटा, तो लैम्बडा यहाँ पे डेल्टा E, यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू HC बाय डेल्टा E। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। इसे मिटा दो, यहाँ पे खिचड़ी बना रहा है ये लगता है। चलो H की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6। ऐसा तो 26 लिखा जाता है, लेकिन नहीं लिखो तभी भी चलेगा, 10 to the power माइनस 34, 6.626 into 10 to the power माइनस 34 ये वैल्यू होती है। C की वैल्यू कितनी होती है 3 into 10 to the power 8 होती है बेटा, ये कितनी होती है 6.6 into 10 to the power माइनस 34। चलो डेल्टा E की वैल्यू कितनी आई थी, ये बस यहाँ पे रख दो 12.09 1.6 into 10 to the power माइनस 19। देखो ये इधर 4 से चला जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीजें इसको डिवाइड कर दो 6.6, देखो क्या करना है 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे डिवाइड कर दो दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, चलो इसमें तो स्मार्ट हो, ये सब निकाल लोगे। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें वेवलेंथ निकाल, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलो फ्रीक्वेंसी भी निकाला जाए, चलो हमें फ्रीक्वेंसी निकाला जाए। इसका आंसर आ रहा है 1.023। अच्छा देख लो, ठीक है 1.023, और ये कितना आ रहा है 34। देखो 19 ऊपर गया प्लस 19 हो गया, 19 ऊपर गया प्लस 19 हो गया, 19 प्लस 7 27 हो गया, 34 में से 27 गया तो 7 बचा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये पॉइंट को ना 3 डिजिट इधर पहुंचा दूंगा, 3 डिजिट इधर पहुंचा दूंगा 1023, और ये पावर हो जाएगी -10। कितना हो जाएगा बेटा -10। अभी -10 हो गया, -10 को क्या लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अगर याद करो कहीं से भी आके पहली सेल पे गिरता था, कहीं से भी आके पहली सेल पे गिरता था तो उसे हम कहते थे अल्ट्रा वायोलेट, और वेवलेंथ आती थी <4000 अल्ट्रा वायोलेट, लाइमन सीरीज। ये रहा, दिखाई दिया एकदम जबरदस्त। चलो
अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी को भी तोड़ फोड़ के निकाल लेते बेटा। फ्रीक्वेंसी चलो आइए, इसे मिटा देता, फ्रीक्वेंसी यहीं पे निकाल लिया जाए खिचड़ी। चलिए इसे मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। चलो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ, सीधा कर देता हूं तो काफी बहुत बढ़िया। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ, एच की वैल्यू 6.626 इंटू सॉरी मतलब डेल्टा ई की वैल्यू ये रही ना 12.09 इंटू 10 टू द पावर और 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 और h डिवाइड में चला जाएगा। h की वैल्यू कितनी बेटा, ये रही तुम्हारे पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और जो भी आंसर आएगा वो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा। चलिए इसे डिवाइड कर देना, फ्रीक्वेंसी का आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये तरीका आपने क्वेश्चन नंबर 3 था, जहां पे क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि ये फोटोन है और इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालो, बस इतना क्वेश्चन आता है। और यही क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ऐसा ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में आपने कर रखा है, ऐसा ही। वहां पे क्या था, सी लैम्बडा और बी था, है ना। चलो इसे सॉल्व करो बेटा। अब एक और नया क्वेश्चन लेके आता हूं, इसकी वैल्यू निकालो फटाफट। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगा रहा बेटा, मिटा दो इसे। चलो ये वाली चीजें हमने देखी ना फोटोन पे, है ना। चलो यहां से भी आप बना सकते हो। वेवलेंथ अगर आपसे पूछ रखा है ना, वेवलेंथ पूछ रखा है या है ना वेवलेंथ पूछ रखा है, वेवलेंथ कौन सी होगी, एनर्जी कौन सी होगी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये आप अच्छे से निकाल सकते हो। अगर वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी दिया है तो वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। चलो ट्राई कर लेना बेटा, अगर कोई डाउट लग रहा है तो बेटा ना फिर भी कमेंट कर लेना, मैं ट्राई करूंगा आगे सॉल्व करने के, ठीक है। चलो और अब हम पढ़ने वाले, बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के अंदर, है ना, एक्सरसाइज के अंदर भी एक क्वेश्चन है और है ना अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पासशियन सीरीज, बेकर सीरीज, किसी की भी। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलो एक प्रैक्टिस के लिए इसमें से कर लेना बेटा, ठीक है ना। ट्रांजिशन कहां से हो रहा था, 3 से है ना 1 पे हो रहा था, तो क्या कर लेना, 5 से 2 पे ले लेना, 5 से 3 पे ले लेना, 5 से 1 पे ले लेना, 1-2 करके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड longest wavelength of Balmer series. of Balmer series। आइए देखते हैं क्या देखा जाए। बाल्मर सीरीज मतलब आके इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी कहां पे गिरेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आके कहां पे गिरेगा, सेकंड पे आके गिरेगा। ये तुम्हारा n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये तुम्हारा n इज इक्वल टू 3 और ये तुम्हारा n इज इक्वल टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत, 1 2 3 एंड इंफिनिटी, बहुत बढ़िया। इसके पास एनर्जी कितनी होती है बेटा, 13.6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, और ये तो एनर्जी हो जाती है 0। ये आंसर आता -13.6, ये आंसर आता -3.4 और ये आंसर आता -1.51। कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे ट्रांजिशन 2 होगा, एक कह रखा है शॉर्टेस्ट एंड एक कह रखा है लॉन्गेस्ट। मतलब गिरना कहां पे, 2 पे आके गिरना है, तभी तो बाल्मर बनेगा। एक बार 3 से आके गिरेगा या फिर एक बार इंफिनिटी से आके गिरेगा। ये जो है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत बड़ी है,
ये मैक्सिमम एनर्जी देखो इतना बड़ा है गैप, और ये गैप छोटा है, ये कैसा है, कम एनर्जी गैप है। ठीक है, एनर्जी गैप ये कैसा है, कम है। चलो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहती है बेटा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमड़ा। अगर आपको वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ निकालना हो तो ये ऊपर चला जाएगा और डेल्टा ई नीचे चला जाएगा। और देखिए आपको एक तो शॉर्टेस्ट चाहिए एंड लॉन्गेस्ट चाहिए। आपको लेमड़ा छोटा चाहिए, आपको क्या चाहिए, लेमड़ा छोटा चाहिए। लेमड़ा छोटा चाहिए तो आपको एनर्जी बड़ी होनी चाहिए। ये नंबर बड़ा होगा तो डिवाइड करके इसे छोटा कर देगा। अगर ये लॉन्गेस्ट चाहिए तो ये कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब ये वैल्यू बड़ी आएगी। अगर कंफ्यूज हो जाते हो ना कि कौन सा छोटा हो कौन सा बड़ा हो, कैलकुलेशन कर दो, जो बड़ा दिखे उसे बड़ा ले लेना, जो छोटा दिखे उसे छोटा लेना, काम खत्म है ना। चलो मैं दो ट्रांजिशन ले रहा हूं, एक आएगा डेल्टा ई, कहां पे आएगा, 3 से लेकर 2 पे, और एक डेल्टा ई कहां पे आएगा बेटा, इंफिनिटी से लेकर 2 पे। चलो 3 से लेकर 2 में कितना आएगा बेटा, 3 पे एनर्जी कितनी थी, 9.51, 2 पे कितनी है, -3.4। सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताइए बेटा कितना आ रहा है। चलो अब यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे जो है E2 आ रहा है ना, यहाँ पे E2। इंफिनिटी पे एनर्जी 0, E2 पे एनर्जी कितनी होती है, -3.4, माइनस माइनस प्लस 3.4। ये आंसर आ गया बेटा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखिए कि बेटा आंसर किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। चलो इसमें से ये फटाफट निकाल के मुझे बता दीजिए बेटा कितना आ रहा है। ओके चलो तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमारा टारगेट है क्या, क्या हमें लेमड़ा निकालना है। तो लेमड़ा निकालने के लिए मैं आया, लेमड़ा निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, एच सी बाई डेल्टा ई। एक बार एच की वैल्यू देखो, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, जो सी जो है ना वो सी की वैल्यू आ रही है 3 इंटू 10⁸, और जो डेल्टा है, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी बेटा, जो हमारी आती है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 1.89 यहाँ पे रख दो, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। किसमें है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसे मुझे जूल में कन्वर्ट करना होगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1/6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जूल में हो गया। ठीक है, इसका आंसर जो भी आएगा आपको लेमड़ा मिल जाएगा। चलो चेक करिए इसका कितना आ रहा है बेटा, 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, इससे भी डिवाइड करिए और इससे भी डिवाइड करिए। चलो वापस एच सी बाई डेल्टा ई। ठीक है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और 3 इंटू 10⁸, और नीचे क्या डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू एक बार 3.4 आ रहा है। चलो दोनों का आंसर आ गया होगा बेटा। पहले का आंसर आएगा, पहले का आंसर कितना है कि 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 1.89 से डिवाइड किया गया है, और 1.6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा था बेटा, 6.547। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो डिवाइड करके आपने वैल्यू रख लीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी आके गिरेगा बेटा, हाँ ये वैल्यू छोटी थी तो ये 6.547 था, है ना, और ये कितना आ रहा था बेटा, ये आ रहा था 3639 ऐसे आ रहा है, इंटू 10⁻⁻7, और ये भी 10⁻⁻7। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे पहुंचा दो, 6547 एंगस्ट्रॉम, है ना, इधर पहुंचा दिया, 3 -10 हो गया, -10 को एंगस्ट्रॉम कह दिया, 3 इधर पहुंचा दो, 3639 एंगस्ट्रॉम। और ये छोटा है तो इसको काम करो, क्या कर दो आप, लैम्बडा मिनिमम नाम डाल दो। ये कौन सा है, लैम्बडा मिनिमम नाम डाल दिया, यहाँ पे भी मिनिमम लिख दो। ये वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे लैम्बडा मैक्स कर दो, है ना, काम खत्म हो गया।
ठीक है, चलो इसे भी कॉपी कर लीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया। देखो पूरे के अंदर इसी टाइप के न्यूमेरिकल थे बेटा। ये जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल थे मैंने तुम्हें करा दिया है बेटा। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये एक तरीका वेवलेंथ निकालने का। ठीक है, फिर एक तरीका मैंने तुम्हें ये करा दिया कि वेवलेंथ निकालने, ये यही तरीका था वेवलेंथ निकालने का तरीका। फिर एक आखिरी तरीका बचता है जो रिडबर्ग कांस्टेंट का है। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है बेटा बता देता हूं, इसे मिटा रहा हूं, इसके बाद देख लो। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, चलो देखो हो गया ना बेटा। रिडबर्ग कांस्टेंट फटाफट अभी है ना हो गया ना। रिडबर्ग कांस्टेंट से भी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है ना, स्टेट बोर्ड वाले क्या करते हैं ना, मतलब कंपलसरी कर देते हैं। एनसीईआरटी में भी कंपलसरी दिए रिडबर्ग कांस्टेंट को यूज करके, मतलब सीबीएसई लेवल तक तो ठीक होता है, वो लोग कुछ जबरदस्ती ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड तक क्या जबरदस्ती कर देते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट का यूज करके ही निकालना है। और फिर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद करने की कोशिश करते, याद रह जाता तो बहुत वेल एंड गुड बेटा, याद रह जाती वैल्यू। याद नहीं रहती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम याद करवा देंगे अभी, है ना, तरीका दे देंगे, डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टेट बोर्ड वाले खुश हो जाओ, आपके पास तो कैलकुलेटर, आप डिवाइड कर लेना। चलो बहुत बढ़िया। ये हमारा आज का सबसे आखिरी का सवाल है। सवाल क्या है मतलब ट्रिक है, सिर्फ दे रहा हूं कैसे सॉल्व करने का है, बस सॉल्व तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे दिया गया है, मुझे क्या दिया गया है, हमें कहा, चलो ये जो है ई की वैल्यू कितनी होती है -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो कोई दिक्कत। ई को पहले जूल में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, जूल में। E इज इक्वल टू -13.6 Z² बाय n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया, Z² बाय n²। किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब जूल में कन्वर्ट हो गया तो ये वैल्यू किसकी है, एनर्जी की वैल्यू। ये सेम वैल्यू किसकी होती है, फोटोन के बारे में। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ई लिख दूं तो ये किसका जैसा हो जाता है, फोटोन जैसा, है ना। डेल्टा ई तो यहाँ पे लिख नहीं सकता हूं, यहाँ पे मान लो मैं E2 लिखा हूं, क्या लिखा हूं, E2। चलो अब मैं लिखू E1, E1 कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 Z² बाय n1²। n2² था और यहाँ पे n1², दो अलग अलग ले लिया। मान लो पहले 2 पे था अब 1 पे है, ऐसा कोई भी नंबर हो। n2 आप 5 ले लो, इसे आप 2 ले लो, वो 10 ले लो, इसे आप 5 ले लो, ऐसा कोई भी ले लो, ऐसी बात नहीं है, कोई भी नंबर 2 नंबर पकड़ लो। ठीक है, यहां से यहां पे आएगा तो एनर्जी निकालेगा, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। कोई दिक्कत, E2 माइनस E1। E2 कितना है, ये है, और E1 ये रहा। E2 कितना है -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो ये चीज कॉमन निकालो अंदर से। ठीक है, ये चीज कॉमन निकाल लो। चलो तो ये कॉमन अभी मत निकालो, डायरेक्ट वैल्यू लिखो। चलो ये तो फिर कंफ्यूज हो गया। 13.6 सर क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है, Z² बाय n2 का स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 Z² बाय n1²। डन। चलो इसमें 13.6 और Z² सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी बेटा, है ना। 13.6 कॉमन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी कॉमन, है ना। चलो और ये Z² भी कॉमन। बचा क्या बेटा, एक नेगेटिव, ये माइनस है तो ये -1/n2² बचा, और यहाँ पे n1² बचा। n1² पॉजिटिव है और n2² नेगेटिव है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये किसकी आई वैल्यू, डेल्टा ई की, डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। बस इसे क्या करना है, डेल्टा ई को इसके साथ कंपेयर कर देना है, बस
डेल्टा ई को क्या कर देना है बेटा, इसके साथ कंपेयर कर देना है। देखो ये जो वैल्यू आई डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू प्लस 13.6 1.6 10 to the power minus 19 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ठीक है, इसको डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होती है, एच सी बाय लेमड़ा। तो 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, और ये एच सी को नीचे जाने दो। ये जो चीज आई ना, इसे इन्होंने नाम दे दिया एक कांस्टेंट जिसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम दे दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट आर। 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आर की जो वैल्यू हुई, यहाँ पे आर कितना है बेटा 13.6 1.6 10 to the power minus 19 और नीचे एच सी, नीचे क्या भेजा एच सी। एच की वैल्यू कितनी होती 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 to the power 8। ये सबको डिवाइड कर दोगे तो आर की वैल्यू आपको ऐसे भी मिल जाएगी, याद रखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। 13.6 1.6 और 6.6 और 3 इनसे डिवाइड कर दिया है। इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो मटेरियल था उसको एक नाम दे दिया गया रिडबर्ग कांस्टेंट, बस। ठीक है, तो आपको दिमाग क्या लगाना है पता है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है। यहाँ पे एच सी होता है, अगर रिडबर्ग कांस्टेंट बोला है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट को यूज करो तो रिडबर्ग कांस्टेंट अंदर होना चाहिए। तो क्या कर देना है, जहां पे एच सी दिखाई देगा ना, क्या कर देना उसको, उसे उल्लू बना देना बस। एच सी की जगह पे ये लिख देना, एच सी यहाँ पे ये, यहाँ एच सी की जगह पे ये लिख देना, काम खत्म। एच सी ना, ये एच सी इसकी जगह पे ये लिख देना, रिडबर्ग आ गया, रिडबर्ग आ गया, काम खत्म। चलो बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म होती बेटा। आई होप आपने ये सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने करवा रखी है एटम लेक्चर के अंदर, आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ रखी होगी। कोई अगर कोई कंफ्यूजन लगता है बेटा डेफिनेटली मैसेज करना, मैं मैसेज का रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। ठीक है बेटा, चलते बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, जहां पे हम बात करने वाले अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा न्यूक्लियाई है। ठीक है, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।